चलो, तो रिकॉर्डिंग इज डन। नंबर टेस्ट, सो नंबर टेस्ट में कैसे रहते हैं इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जनरली अ सेट, ग्रुप और सीरीज ऑफ नंबर्स is given and the candidate is asked to trace out numbers. ये जो numerals लिखा हुआ है ना, numerals means numbers, to trace out numbers following certain given conditions or lying at specific mentioned positions after shuffling according to a certain given pattern. तो बेसिकली आपके पास एक सेट ऑफ नंबर्स होगा, ठीक है। सेट ऑफ नंबर्स मतलब क्या हो सकता है ना, एक 15 डिजिट का नंबर दिया हो सकता है एक 20 डिजिट का नंबर दिया हो, या हो सकता है एक छोटा सा 8-10 डिजिट का भी नंबर दिया हो। अब उस छोटे से 8-10 डिजिट के नंबर के ऊपर ना एक पर्टिकुलर कंडीशन दे देंगे आपको, और आपको उस कंडीशन के अकॉर्डिंग वो प्रोसेस या एक प्रोसेस बता देंगे कि इसमें ये क्या होगा। तो आपको वहां पे उस पाथ को ट्रेस करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग आप उस क्वेश्चन को करोगे सॉल्व, ठीक है। इसका अच्छे से आइडिया एक क्वेश्चन के हेल्प से हो पाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, हाउ मेनी सच पेयर ऑफ डिजिट्स आर देयर इन द नंबर 42157938। एक लंबा सा डिजिट आ गया, each of which has as many digits between them in the number as when they are arranged in ascending order. देखो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बट इसका लैंग्वेज पहली बार अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। सो एक बार ट्राई कीजिए तो सबको। आई विल गिव यू 1 मिनट, 1 मिनट से ज्यादा नहीं दूंगा, एंड देन आई विल स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब चलो मैं समझाता हूँ कैसे करेंगे। सिमिलर क्वेश्चन आगे भी रखा हुआ है, आई थिंक सबने एक अटेम्प्ट तो कर ही दिया है क्वेश्चन पे, है ना। और कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है कि समझने में कि क्या बोला हुआ है। तो यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि आखिर यहाँ पे कितने पेयर ऑफ ऐसे डिजिट हैं जिनके बीच में उतने ही नंबर है जितना रियल में होते हैं। क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि यहाँ कितने पेयर्स ऐसे हैं इस नंबर में 42157 वाले नंबर में, इस पेयर इसमें कितने पेयर ऑफ नंबर्स ऐसे हैं जिनके बीच में उतने ही डिजिट हैं जितना रियल में होते हैं। जैसे अगर हम यहाँ देखें थोड़े से, तो देखिए एक पेयर मेरे को बहुत अच्छे से दिख रहा है, दैट इज 2-1, बिकॉज 2-1 के बीच में देखो आपको ना लेफ्ट टू राइट भी देखना होता है और राइट टू लेफ्ट भी देखना होता है। तो ये देखो रियल में भी 2 और 1 के बीच में कोई डिजिट होता है क्या, बताओ। रियल में 2 और 1 के बीच में कोई डिजिट होता है क्या, नहीं होता, राइट। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि 2 और 1 के बीच में कोई डिजिट नहीं है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर लेकिन वहां तो 1 के बाद 2 आता है, यहाँ 2 के बाद 1 आया। तो मैंने जैसे कि आपको बताया स्टूडेंट, इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस में हमको दोनों डायरेक्शंस देखने होते हैं, लेफ्ट टू राइट भी देखना होता है एंड राइट टू लेफ्ट भी देखना होता है, ठीक है। तो ये एक हो गया 2 से 1, यहाँ पे कोई भी ये एक पेयर हमारा बन जाएगा। अब देखो आपने 4 को पिक किया, तो 4 और 2 के बीच में गैप नहीं है, बट रियल में तो 4 और 2 के बीच में गैप आता है कि नहीं आता, 4 और 2 के बीच में एक डिजिट का गैप आता है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे 4 और 2 का पेयर नहीं बनेगा। सिमिलरली 4 और 1 का पेयर बनेगा क्या, नहीं बनेगा, बिकॉज 4 और 1 के बीच में 2 नंबर्स का गैप आना चाहिए। फिर 4 और 5 के बीच में गैप नहीं आता, लेकिन यहाँ पे 2 नंबर्स का गैप है। अब 4 और 7, तो आपको इधर काउंट करना पड़ेगा। 4 के बाद 5 आता है, 6 आता है, फिर 7 आता है, तो 4 और 7 के बीच में 2 नंबर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 नंबर्स है, मतलब वो भी पेयर नहीं बनते हुए दिख रहा है। तो इस तरीके से आपको पेयर्स फाइंड आउट करना होता है।
क्या लोगों ने पेयर्स फाइंड आउट किए हैं अभी तक? अब जैसे मेरे को यहाँ पे पेयर्स देखने अगर हैं तो ये देखो 4 से लेके 9, 4 से लेके 9 पे जो गैप है, कितने नंबर्स का गैप है? 4 नंबर्स का गैप है। और रियल में क्या होता है? रियल में भी अगर देखोगे तो 4 से लेके 9 के बीच में 4 नंबर्स कौन कौन से आते हैं? 5, 6, 7, 8। तो 4 नंबर्स का गैप रियल में भी होता है 4 और 9 के बीच में, और यहाँ इस पर्टिकुलर केस में भी 4 और 9 के बीच में 4 नंबर्स का गैप हमको दिख रहा है। तो ये हमारा दूसरा हो गया पेयर। अर्णव कह रहे हैं सर मतलब इंडिविजुअली एक पेयर को चेक करना होगा। यस अर्णव, यहाँ पे आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है ना, बहुत जल्दी जल्दी आपको पेयर्स फाइंड आउट करने पड़ जाते हैं, जहां पे हम देखते हैं कि आखिर कितने होंगे। प्रैक्टिस के साथ ऑब्वियसली थोड़ी चीजें आसान हो जाएंगी, बट आपको सारे चेक करने पड़ेंगे। तो एक ऑप्शन है कि एक तो बहुत बार डायरेक्टली दिख जाता है हम लोगों को, जैसे 2 पेयर दिख गया हम लोग को, है ना, एक पेयर 2 1 दिख गया, एक पेयर 4 9 दिख गया। अब हमारे पास और एक पेयर देखने की कोशिश करते हैं, अगर निकलता है तो ये देखिए 1 के बाद 6 जो दिख रहा है, तो यहाँ पे 2 3 4 5 6 है ना। 1 6 वाला जो पेयर बना है, 1 और 6 के बीच में ऐसे भी कितने नंबर आते हैं? 2 3 4 5 6, मतलब चार चार नंबर्स आते हैं बीच में, और यहाँ पे भी हमको 4 नंबर दिख रहा है। तो फाइनली हमारे पास कितने पेयर बन गए? हमारे पास बन गए 3 पेयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन सी बन जाएगा। कितने लोगों को समझ में आया, कितने लोगों को नहीं समझ में आया? जिनको समझ में आया यस पे क्लिक करो, जिनको नहीं समझ में आया नो पे क्लिक करो। दिव्यांशु कह रहा है सर क्वेश्चन लैंग्वेज इज क्वाइट डिफिकल्ट, इसीलिए तो दिव्यांशु अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, ताकि वो लैंग्वेज के साथ हम फेमिलियर हो जाए। कंगना कह रही है कि सर देन असेंडिंग ऑर्डर लिखने का क्या रोल है? नंबर्स को अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो यहाँ पे, ठीक है, देखिए प्रेरणा क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन कह रहा है कि इस नंबर में कितने पेयर्स ऐसे बन रहे हैं जिनके बीच में उतने ही डिजिट आ रहे हैं जितना इन डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके आता है। अब इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने का मतलब क्या है? तो यहाँ 1 से लेके 9 तक के सारे डिजिट्स है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब अगर इस अरेंजमेंट को देखते हो तो यहाँ देखिए, यहाँ पे 4 और 2 के बीच, सॉरी, यहाँ पे 2 और 1 के बीच में कोई गैप नहीं है, और यहाँ पे भी 2 और 1 के बीच में कोई गैप नहीं है। तो हमको कहा गया है कि इसमें जो भी हमारे पास नंबर दिया हुआ है, हम उस नंबर को पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे उसके डिजिट्स को, और उसके बाद हम उन पेयर्स को फाइंड आउट करेंगे जिसमें ऊपर वाले नंबर पेयर्स के बीच में उतने ही डिजिट्स आ रहे हैं जितने रियल में होते हैं। तो मैंने अगला पेयर बनाया 4 से लेके 9 का। देखो यहाँ पे 4 से लेके 9 के बीच में कितना का गैप आएगा? 4 से लेके 9 के बीच में देखो 1 2 3 4, और यहाँ पे भी देखो 1 2 3 4। तो 4 वैल्यूज हमको गैप दिख रही है, तो 4 और 9 का एक पेयर बन गया। एक पेयर बना था 2 1 का, 2 1 का। एक पेयर बना है 4 9 का, और सिमिलरली एक पेयर बना है 1 6 का। अब हमारे इस नंबर में 1 और 6 के बीच में 4 डिजिट्स दिख रहे हैं, और यहाँ पे भी अगर हम 1 और 6 को देखें, यहाँ पे भी अगर हम 1 और 6 को देखें, तो इसके बीच में भी कितने डिजिट्स आ रहे हैं? इसके बीच में 4 डिजिट्स आ रहे हैं। तो आपको इस तरीके से ना पेयर्स को आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? आपके पास ऑलरेडी एक 9 डिजिट का नंबर दिया हुआ था। कहा यह गया कि उस 9 डिजिट नंबर को अगर आप उसके डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे और फिर दोनों को कंपेयर करोगे, तो ऐसे कितने पेयर्स बनेंगे नंबर्स के
जिनके बीच में दोनों जगहों पे बराबर नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। ठीक है, चलो तो एक सिमिलर क्वेश्चन और करने को मिलेगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ओके, चलो ये क्वेश्चन ट्राई करना, ये थोड़ा सा हटके है, सब अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन है, पढ़िए सब कोई। आप लोग चैट पे अपने आंसर बता सकते हो स्टूडेंट्स। तो 8 लोगों का आंसर आ चुका है मेरे को। निहारिका विच क्वेश्चन, अभी आए हो क्या आप? इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हो या पिछले क्वेश्चन की बात कर रहे हो? दिस वन, ठीक है। चलिए समझिए यहाँ पे क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी फोर्स आर देयर प्रीसीडेड बाय 7 बट नॉट फॉलोड बाय 3। तो इसका ये मतलब हुआ ऐसे कितने 4 दिख रहे हैं, ऐसे कितने 4 दिख रहे हैं जिनके पहले 7 तो आ रहा है लेकिन 3 नहीं आ रहा। मतलब हमको देखना है 7 होना चाहिए, फिर आना चाहिए 4, और यहाँ पे कुछ भी चलेगा, यहाँ पे कुछ भी चलेगा, एनीथिंग एक्सेप्ट 3। आई बात समझ में? कह रहा है कि ऐसे कितने फोर्स हैं विच आर प्रीसीडेड बाय 7। प्रीसीडेड बाय 7 मतलब 4 के पहले 7 आना चाहिए, बट नॉट फॉलोड बाय 3, लेकिन 4 के जस्ट बाद 3 नहीं दिखना चाहिए। तो आपको इस तरीके के पेयर्स देखने हैं। क्या ये लैंग्वेज समझ में आ गया अभी? रोशनी, निहारिका, क्वेश्चन समझ में आ गया? हाउ मेनी फोर्स आर देयर प्रीसीडेड बाय 7 मतलब उसके पहले जस्ट 7 आता है और उसके जस्ट बाद 3 नहीं आना चाहिए। तो देखो अब हम पेयर्स फाइंड आउट करते हैं। जब लैंग्वेज समझ में आ जाएगा तो हम सबसे पहले 7 को पिक करेंगे। तो ये देखो, ये पहला पेयर बन गया, ये दूसरा बन गया, ये तीसरा बन गया, ये चौथा। लेकिन ये नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि 7 4 तो मैच कर गया, लेकिन उसके बाद 3 आ रहा है। ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, उसके बाद 7 4 6 ये चलेगा। तो कितने कितने हमें केसेस मिल गए? हमको मिल गए 1 2 3 4, 4 केसेस मिल गए। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। चलो नेक्स्ट ट्राई कीजिए सबको जल्दी से। ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन है लास्ट जैसा। Okay, very good. I'm getting good answers now. Chalo. So I think you guys got sufficient time for this, right? How many fives are there in the following number which are immediately preceded by 7? मतलब 5 के just पहले 7 आएगा and immediately followed by 6. तो बहुत आसान हो गया स्टूडेंट्स। 7 लिखो, मतलब ऐसे कह रहा है कि 7 के just पहले क्या आना चाहिए? सॉरी,
5 के जस्ट पहले क्या आना चाहिए? 5 के जस्ट पहले आना चाहिए 7। 5 के जस्ट पहले आना चाहिए 7 और 5 के जस्ट बाद आना चाहिए 6। तो हमको बेसिकली 756 दिखना है कि यहाँ पे कितने 756 बन रहे हैं। तो आप 7 को पिक करोगे, ठीक है, 7 को पिक करोगे, 5 आना चाहिए, लेकिन ये 6 नहीं आया, यहाँ ये नहीं बना, फिर यहाँ 756 ये बन गया, और 756 यहाँ नहीं बन रहा, यहाँ 764 नहीं बना। तो कितने पेयर बने? सिर्फ एक पेयर बना, सिर्फ एक पेयर बना। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। कोई दिक्कत किसी को भी प्लीज हैंड रेज कीजिए इंस्टेंटली। अगर नहीं कुछ समझ में आया प्लीज रेज योर हैंड्स। कैन आई प्रोसीड फर्दर? चलो, तो अब हम पोल से शुरू कर सकते हैं ना। अब हम पोल कर सकते हैं 30 सेकेंड्स का। चलो मैंने पोल लॉन्च कर दिया। 45 सेकेंड्स देता हूँ, चलो 45 सेकेंड्स। कितना टाइम हो गया पोल में? 45 सेकेंड जस्ट हुआ है। बहुत कम परफॉर्मेंस है, एंड कर रहा हूं, लेकिन आप लोगों को थोड़ा यहाँ पे 1 मिनट पे एंड कर दूंगा, 7 और सेकेंड है। चलो एंड कर दिया मैंने पोल, रिजल्ट शेयर करता हूँ। तो दिख रहा होगा आप लोग को, 10 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, 10 में से 4 लोगों का कहना है ऑप्शन ए, बाकी तीन ऑप्शंस में 2-2 लोगों ने मार्क किया। तो स्टॉप शेयरिंग करते हैं एंड नाउ देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी इवन नंबर्स आर देयर इन द फॉलोइंग सीरीज ऑफ नंबर्स। ऐसे कितने इवन नंबर्स दिख रहे हैं, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय एन ऑड नंबर। मतलब इवन के जस्ट पहले ऑड आना चाहिए। तो ऐसा करते हैं, पहले बीच में लिखते हैं ऑड, उसके जस्ट पहले क्या होना चाहिए, सॉरी, इवन। इवन के जस्ट पहले क्या होना चाहिए? इवन के जस्ट पहले होना चाहिए ऑड, बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय एन इवन नंबर। बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय एन इवन नंबर का मतलब है यहाँ पे इवन नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे इवन नहीं होगा तो फिर यहाँ पे क्या होगा? तब तो फिर यहाँ पे ऑड होना पड़ेगा ना। इट मीन्स अब हमको वो पेयर देखना है जहां पे हमको ऑड इवन ऑड दिखेगा। तो ये देखो, 5 से शुरू किया, ऑड इवन ऑड नहीं बन रहा है। 3 से शुरू किया, ऑड इवन इवन बन रहा है, तो ये भी नहीं बना, है ना। 4 से शुरू किया तो ये तो ऑड ही नहीं है। अब ऑड नंबर अगला कौन सा है? 9। 9 के बाद अगला 7 आ गया, हमको इवन चाहिए था, तो ये नहीं होगा। 7 से फिर से अगले वाला नंबर पे ऑड आ रहा है, नहीं नहीं होगा। 1 से शुरू किया, तो 1 से शुरू किया स्टूडेंट, ये देखो 165, ये पहला पेयर बना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना। ऑड 1 ऑड है, 6 इवन है एंड 5 ऑड है, तो ये पहला पेयर बन गया। उसके बाद 3 to 9, 3 to 9, देखो ऑड इवन ऑड ये हो गया। अगला ऑड नंबर कौन सा है? अगला ऑड नंबर 9 दिख रहा है। अगला ऑड नंबर 9 दिख रहा है, देखो 987, ऑड इवन ऑड, तीसरा पेयर बन गया। अगला ऑड नंबर 7 दिख रहा है, लेकिन 7 के जस्ट बाद ऑड आ गया तो काम नहीं बनेगा। तो फाइनली कितने पेयर्स बने? फाइनली 3 पेयर्स बने। अर्णव कह रहा है वो सर मतलब स्ट्रक्चर बना के फास्टली चेक करना होता है। यस अर्णव, क्वेश्चन पढ़ो, दिमाग में वो स्ट्रक्चर बिल्डअप कर लो कि आखिर किस टाइप के नंबर्स चाहिए, और फिर हमको धीरे धीरे करके एक एक नंबर वाइज चलना होता है। तो फाइनली यहाँ पे 3 पेयर्स बने, ऑप्शन डी बिकम्स द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। चलो मैंने पोल लॉन्च कर रहा हूँ, 45 सेकेंड इसके लिए। हाँ, पोल लॉन्च कर दिया है।
ओके, सो आई थिंक सफिशिएंट टाइम मिल गया आप लोग को इसके लिए। चलो पोल एंड कर रहा हूँ, रिजल्ट चेक करते हैं। तो 8 लोगों ने पोल में पार्टिसिपेट किया है, जिसमें से 3 लोगों का कहना है ऑप्शन 2 एंड 3 लोगों का कहना है ऑप्शन 3। चलो एंडिंग द रिजल्ट हियर। देखो क्वेश्चन कह रहा है फॉलोइंग क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन 5 थ्री डिजिट नंबर्स, 5 थ्री डिजिट नंबर्स। तो इसमें बेसिकली पहले तो अपने दिमाग में क्लियर हो जाना था कि ये इस तरीके से ये 5 पेयर्स बन गए हमारे 3 3 डिजिट नंबर्स के। अब क्वेश्चन कह रहा है इफ द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड डिजिट विद इन ईच नंबर आर इंटरचेंज, अगर पहला और तीसरे डिजिट का पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया, सो विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द थर्ड डिजिट ऑफ द सेकेंड लोएस्ट नंबर, विल बी द थर्ड डिजिट ऑफ द सेकेंड लोएस्ट नंबर। तो अभी हमको पहले नंबर्स को पलटना पड़ेगा। नंबर्स को पलटेंगे तो सेकेंड लोएस्ट कौन सा बनेगा? आई थिंक सेकेंड लोएस्ट बनेगा हमारा 5 वाला बनेगा, 4 वाला फर्स्ट लोएस्ट होगा, 5 वाला सेकेंड लोएस्ट होगा। तो सेकेंड लोएस्ट नंबर कौन सा बनेगा, कहां से बनेगा? यहां से बनेगा। कैसे पता चल रहा है स्टूडेंट्स? देखो इसको पलटोगे तो अब तो 9 से शुरू 900 कुछ होगा, इसको पलटोगे 400 कुछ होगा, इसको पलटोगे 700 कुछ होगा, इसको पलटोगे 800 कुछ होगा, एंड इसको पलटोगे तो 500 कुछ होगा। तो हमको सेकेंड लोएस्ट नंबर देखना है। इट मींस वो जो 400 से शुरू होने वाला नंबर विल बी द फर्स्ट लोएस्ट नंबर एंड 500 से शुरू होने वाला नंबर विल बी द सेकेंड लोएस्ट नंबर। तो 538। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द थर्ड डिजिट। थर्ड डिजिट कितना हो जाएगा? थर्ड डिजिट हो जाएगा 8। अरे ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में 8 होना चाहिए था। रॉन्ग ऑप्शंस। 8 होना चाहिए था। कंगना कह रही है समझ में नहीं आया। कंगना देखो क्वेश्चन में क्या है ना, क्वेश्चन में हमारे पास 15 नंबर्स, 15 डिजिट्स दिए हुए हैं, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये 5 थ्री डिजिट नंबर्स है। तो इसीलिए हमने क्या किया, हमने लेफ्ट से शुरू करते हुए 3 3 डिजिट्स के हमने पेयर्स बनाए। तो हमने देखा कि एग्जैक्टली 5 पेयर्स बन रहे हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आप हर एक नंबर में से उसका पहला डिजिट एंड तीसरे डिजिट के पोजीशन को इंटरचेंज कर दोगे। इंटरचेंज करने का मतलब क्या है? फर्स्ट डिजिट चला जाएगा थर्ड पे एंड थर्ड आ जाएगा फर्स्ट पे। तो इस तरीके से हम पांचों नंबर के लिए ये काम करेंगे, और उसमें से जो सेकेंड लोएस्ट नंबर होगा, उस सेकेंड लोएस्ट नंबर का थर्ड डिजिट हमको चाहिए। ओके, तो अभी जैसे कि हमको पहला नंबर दिख रहा है 519, उसको उल्टा करोगे तो वो बन जाएगा 915। दूसरा नंबर दिख रहा है 364, उसको उल्टा करोगे तो बन जाएगा 463। ठीक है, इस तरीके से हमको सारे नंबर्स को उल्टा करके हमको सेकेंड लोएस्ट नंबर पे जाना है। तो मैंने बोला कि हम लिखने में टाइम और नहीं स्पेंड करेंगे, हम डायरेक्टली इसको बिना पेन और पेपर के कर सकते हैं। हम देखेंगे कि पहले वाले नंबर को उल्टा कर रहे हैं तो हमको 900 कुछ मिलेगा, सेकेंड वाले को उल्टा कर रहे हैं तो 400 कुछ मिलेगा। तो इस तरीके से क्या हम इसको प्रोसीड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। थर्ड वाले नंबर को उल्टा करेंगे तो 700 कुछ मिलेगा, फोर्थ वाले को करेंगे 800 कुछ मिलेगा, एंड लास्ट वाले को करोगे तो 500 कुछ मिलेगा। तो सबसे लोएस्ट कौन सा हो? सबसे लोएस्ट है जब सेकेंड वाले को उल्टा कर रहे हैं, 400 कुछ से शुरू होगा। फिर कौन सा आ रहा है? तो आखिरी वाला, आखिरी वाला 835 को उल्टा करेंगे 538 बन जाएगा। तो ये 538 वाले नंबर का तीसरा डिजिट क्या है? तीसरा डिजिट है 8। ऑप्शन में कहीं भी 8 नहीं है, तो इसीलिए रॉन्ग ऑप्शन हो गए यहाँ पे। आई होप दिस इज क्लियर नाउ कंगना। चलो अब सेम सेट ऑफ उस पे अगला क्वेश्चन है। पोल फिर से शुरू कर रहा हूं। थर्टी सेकेंड्स हो गए हैं, 1 मिनट पे एंड करूंगा।
एंडिंग द पोल नाउ। 13 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, रिजल्ट शेयर करता हूं। तो 9 लोगों ने ऑप्शन 3 मार्क किया है, 9 लोगों ने। ठीक है, तो चलो देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफरेंस बिटवीन द सेकेंड डिजिट ऑफ द लोएस्ट एंड द हाईएस्ट ऑफ दिस नंबर्स। तो ऊपर जो 5 3 डिजिट के नंबर्स है ना, उनमें से सबसे छोटा नंबर एंड सबसे बड़ा नंबर, उनके मिडिल डिजिट को माइनस करना है। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा? 158 होगा। तो इसका लोएस्ट डिजिट क्या है? 5। और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? सबसे बड़ा नंबर है 835। इसका मिडिल नंबर कौन सा है? 3। और हमको क्या करना है? हमको करना है 5 - 3 which is equal to 2. So option C becomes the answer. Is this clear? Any issues? कोई डाउट? आगे प्रोसीड करूं फिर? शुभम कह रहा है सर क्वेश्चन में 3 डिजिट नंबर कहाँ दिया है? शुभम, ये पीछे वाला क्वेश्चन का ही इंफॉर्मेशन था ना, यहाँ पे लिखा हुआ था। यहाँ पे लिखा हुआ था डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6, 5 और 6 दोनों के लिए सेम डायरेक्शन था कि 5 3 डिजिट नंबर्स हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पोल शुरू कर रहा हूं दोबारा से। ओके, फोर्टी 45 सेकेंड्स आर ओवर स्टूडेंट्स। 1 मिनट पे एंड करूंगा। अगर किसी को भी डाउट आ रहा है किसी भी तरीके का, प्लीज फील फ्री टू आस्क। ओके, चलो एंडिंग द पोल नाउ। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है इफ इट इज पॉसिबल टू फॉर्म अ नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर यूजिंग सेकेंड, फोर्थ एंड सेवेंथ। अब सेकेंड में कौन आ रहा है? सेकेंड में आएगा 3, फोर्थ में आएगा 1 और सेवेंथ में आएगा 6। तो 3, 1, 6 इनको यूज करके आपको एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है और हर डिजिट को एक ही बार यूज करना है। तो 316 में क्या क्या केस बनेगा? केस बनेगा 316 बनेगा, या 361 बनेगा, या 163 बनेगा, या 136 बनेगा, या 613 होगा, या 631 होगा। तो अब देखो ये और ये तो सॉरी 2378 पे परफेक्ट स्क्वायर एंड नहीं करते हैं, मतलब ये दोनों नहीं हो सकता। अब आपको अपना थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग यूज करना होगा स्टूडेंट्स, कि 18 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 324, 17 का स्क्वायर होता है 289, तो 316 तो कोई स्क्वायर नहीं आता। 361 जो है, 361 आपका 19 का स्क्वायर होता है। 136 किसी का स्क्वायर नहीं होता, क्योंकि 11 का स्क्वायर 121 होता है एंड 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो 121 और 144 के बीच में ये नंबर आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये किसी का भी स्क्वायर नहीं हो सकता। ओके, 631, 25 का स्क्वायर 625 होता है, 26 का स्क्वायर 676 होता है, तो ये अगेन कुछ नहीं हो सकता। तो एक ही नंबर बन पाया, वो है 361, जो कि 19 का स्क्वायर होता है। सवाल ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड डिजिट ऑफ द 2 डिजिट ऑड नंबर। ऐसा कौन सा ऑड नंबर, इस ऑड नंबर का सेकेंड डिजिट पूछा है, जो कि 9 होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नन, बिकॉज हमारा आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए था? हमारा आंसर होना चाहिए था 9।
ठीक है निहारे, हाँ कोई दिक्कत यहाँ पे? तो अभी तक हमने 7 क्वेश्चन सॉल्व किए एंड अगर आप समझ पा रहे हो तो आपको एक सेट ऑफ नंबर दे देता है, 8 डिजिट का, 10 डिजिट का, 15 डिजिट का या 25-30 डिजिट दे देते हैं और आपको एक सिचुएशन देता है, आपको उसको उस सिचुएशन को कहीं ना कहीं फॉलो करना होता है। यश बेटा उठ के बैठ जाओ, नहीं तो ऐसे भी जो तुम्हारे टेस्ट में नंबर आते हैं वैसे नंबर आएंगे, बैठ के पढ़ाई करो नहीं तो निकलो यहाँ से, ठीक है? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अर्णव कह रहा है कि सर वो आप क्या बोले, परफेक्ट स्क्वायर 3 पे एंड नहीं करते हैं। अर्णव क्लास 8 में प्लेइंग विथ नंबर्स में एक छोटा सा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में आप ये चीज पढ़ते हो कि परफेक्ट स्क्वायर्स कभी भी 2, 3, 7 या 8 पे एंड नहीं करते हैं, ठीक है? तो इसलिए 3 पे एंड वाले तो किसी के परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते थे। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ये वाला पोल फिर से शुरू कर रहा हूं। चलो एंडिंग द पोल, सफिशिएंट टाइम दे रहा हूं, स्टिल पार्टिसिपेशन बहुत कम हो रहा है। रिजल्ट शेयर करता हूं तो आपको दिखेगा कि मोर देन 50% लोगों का यहाँ पे ऑप्शन 2 कहना है, मोर देन 50% लोगों का। तो चलिए अब मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट एंड 6 डिजिट को इंटरचेंज, मतलब पहला और छठे डिजिट को इंटरचेंज किया, दूसरा और सातवें को इंटरचेंज किया एंड सो ऑन। एंड सो ऑन का मतलब क्या है? पहला और छठे को इंटरचेंज किया, दूसरा और सातवें को इंटरचेंज किया, मतलब तीसरे को इंटरचेंज किया जाएगा इसके साथ, इसको इंटरचेंज किया जाएगा इसके साथ और इसको इंटरचेंज किया जाएगा इसके साथ। तो कह ये रहा है कि रीअरेंजमेंट करने के बाद राइट से तीसरा डिजिट कौन सा होगा? रीअरेंजमेंट करने के बाद राइट से तीसरा डिजिट कौन सा होगा? तो अभी राइट से तीसरा डिजिट कौन है? 6। इस 6 का रीअरेंजमेंट किसके साथ होगा? 0 के साथ। 0 के साथ रीअरेंजमेंट होगा तो कौन आएगा रीअरेंजमेंट के बाद? 0 ही आएगा ना, 0 ही आएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो पहले नंबर के डिजिट्स को रीअरेंज करना था इस कंडीशन के हिसाब से, रीअरेंज करने के बाद जो नया नंबर आता ना, उस नए नंबर को राइट से जो तीसरा डिजिट है वो हमको मार्क करना था, ठीक है? कोई डाउट यहाँ पे किसी को भी? बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा हो गया।
तो बहुत मिक्स्ड रिस्पॉन्स था, सबने कुछ कुछ ऑप्शन मार्क किए हुए। मेजोरिटी का कहना है वैसे ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3। देखिए एग्जैक्ट पहले क्वेश्चन के जैसा था। आपको सबसे पहले जो नंबर दिया हुआ है यही कह रहा है कि उस नंबर में ऐसे कितने डिजिट्स हैं जो कि उतने ही दूर है नंबर से। सॉरी सॉरी, मैं कुछ अलग कर रहा था। ये देखिए, तो कह रहा है कि पहले आपको असेंडिंग ऑर्डर में नंबर को अरेंज कर लेना है। तो ये मेरा क्वेश्चन का दिया हुआ नंबर था और ये अरेंज करने के बाद का नंबर था। अब ये कह रहा है कि बताइए ऐसे कितने डिजिट्स हैं जो स्टार्टिंग से उसी पोजीशन पे है दोनों जगहों पे, स्टार्टिंग से सेम पोजीशन पे है दोनों जगहों पे। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि 3 जो है दोनों जगहों पे सेम पोजीशन पे है, 4 दोनों जगहों पे सेम पोजीशन पे है, और कोई भी ऐसा नंबर सेम पोजीशन पे नहीं है कि नहीं। 3 और 4 ही बस ऐसे नंबर्स हैं जो कि सेम पोजीशन पे आ रहे हैं, तो इसलिए 2 डिजिट्स बन गए। तो इसलिए हमने मार्क किया ऑप्शन सी 2। ओके, ऑप्शन सी 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आखिरी क्वेश्चन होगा आपका ये नंबर टेस्ट के ऊपर, और ये तो बहुत लोग कर भी देंगे। इसके लिए 45 सेकेंड्स काफी होगा। चलो 45 सेकेंड पे एंड कर दिया मैंने। देख सकते हो 15 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें 6 लोगों का कहना है ऑप्शन सी, मेजोरिटी ऑप्शन सी की तरफ है। तो हाउ मेनी नंबर्स अमॉन्ग्स 9 to 54, 9 से लेके 54 तक ऐसे कितने नंबर्स हैं जो कि 9 से डिविजिबल है बट नॉट बाई 3। तो यार ये तो सिंपल मैथमेटिक्स की बात हो गई। ऐसा कोई भी नंबर नहीं हो सकता जो 9 से डिवाइड हो जाए और 3 से डिवाइड ना हो, क्योंकि 3 तो 9 का फैक्टर है। तो कोई भी अगर 9 से डिवाइड होगा तो उसको 3 से डिवाइड होना तो जरूरी है। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, है कि नहीं। तो ये तो हो गए गाइस नंबर टेस्ट के ऊपर। अब बढ़ते हैं रैंकिंग टेस्ट के ऊपर। ठीक है, रैंकिंग टेस्ट वाले में क्वेश्चन में क्या होता है पढ़िए। सच क्वेश्चंस consist of consist generally the ranks of a person from the top and from the bottom are given। मतलब जनरली ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा, एक आदमी का पोजीशन दिया होगा आपको, टॉप से भी और बॉटम से भी। नाउ देयर मे बी क्वेश्चंस लाइक हाउ मेनी पर्संस और थिंग्स आर देयर और रैंक ऑफ अदर पर्संस, और मतलब बेसिकली यहाँ पे जितने भी सवाल होंगे ना, जितने भी, वो सारे सवाल में एक मान लो रो में बहुत सारे लोग खड़े होंगे और वहां पे किसी बंदे का पोजीशन के ऊपर बात किया जाएगा। तो यहाँ पे ना एक सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट चलता है, सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट चलता है। तो मैं पहले आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। देखिए, तो कॉन्सेप्ट ये है कि इफ द पोजीशन इफ द पोजीशन ऑफ लेट से, यहाँ पे किसी का नाम ले लेता हूँ, अर्णव का नाम ले लेता हूँ। तो इफ द पोजीशन ऑफ अर्णव is is 5th from the left, 5th from the left, and 8th from the right, 5th from the left and 8th from the right, then how many people are there, then how many people are present in the row।
सवाल समझ में आ रहा है क्या? सवाल ये है कि मान लो एक लाइन से बहुत सारे लोग खड़े हैं, एक लाइन से बहुत सारे लोग खड़े हैं और उसमें अपना अर्णव खड़ा है। अर्णव का पोजीशन है लेफ्ट से 5वां और राइट से 8वां। तो सवाल ये है कि आखिर फिर कितने लोग होंगे उस रो में। तो ये सवाल का जवाब कैसे निकालोगे? तो इसको आप ऐसे समझो कि यहाँ पे मैं कुछ लोगों के नाम लिख देता हूँ, ए बी सी डी। अब अगर मैं आपसे देखूं कि ए का पोजीशन लेफ्ट से कितना है, तो ए का पोजीशन लेफ्ट से है सेकंड और उसका पोजीशन राइट से कितना है, तो उसका पोजीशन है राइट से थर्ड। तो हमने देखा टोटल कितना, अगर आप यहाँ पे उसका सम ऑफ पोजीशन करते हो, अगर आप यहाँ पे उसका सम ऑफ पोजीशंस करते हो तो सम ऑफ पोजीशन इस बार कितना आएगा यहाँ पे 2 + 3 5। लेकिन लोग कितने खड़े, लोग खड़े हैं 4। सम ऑफ पोजीशन आ रहे हैं 5 लेकिन लोग खड़े हैं 4। सिमिलरली एक और क्वेश्चन कर लिया जाए, मतलब एक और एग्जांपल देख लिया जाए। तो मान लीजिए मैंने इस बार 5 लोगों को रखा है ए बी सी डी ई। इस बार अगर हम बी का पोजीशन देखें लेफ्ट से, तो लेफ्ट से आ रहा है सेकंड, और अगर हम देखें राइट से, तो राइट से आ रहा है चौथा। लेफ्ट से है सेकंड और राइट से है चौथा। तो अगर हम यहाँ पे सम ऑफ पोजीशंस करें, अखिलेश आपका आंसर करेक्ट है। अगर यहाँ पे हम सम ऑफ पोजीशंस करें तो यहाँ पे सम ऑफ पोजीशंस आ रहा है 2 + 4 6, है ना? यहाँ पे सम ऑफ पोजीशंस आ रहा है 2 + 4 6, लेकिन लोग कितने हैं? लोग हैं 5। तो स्टूडेंट्स क्या आप इन दो छोटे से एग्जाम्पल से, दो छोटे से एग्जाम्पल से ये समझ पा रहे हो कि सम ऑफ पोजीशंस, सम ऑफ पोजीशंस हमेशा कितना आता है? हमेशा आपका नंबर ऑफ पीपल से एक ज्यादा आता है। क्या ये ऑब्जर्वेशन सारे लोग कर पा रहे हो? क्या सारे लोग ये ऑब्जर्वेशन कर पा रहे हो यहाँ पे कि यहाँ पे अगर हम किसी भी बंदे का पोजीशन एक रो में लेफ्ट से और राइट से ऐड करेंगे तो हमको जो सम ऑफ पोजीशन मिल रहा है वो हमारे टोटल नंबर ऑफ पीपल में से हमेशा एक ज्यादा आ रहा है। सारे लोग ये ऑब्जर्व कर पा रहे हो, राइट? ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि उस आदमी का जो पोजीशन है हम 2 बार गिन रहे हैं, बट आदमी एक है तो उसका पोजीशन तो एक ही बार गिनना चाहिए। हम लेफ्ट से भी देख रहे हैं, राइट से भी देख रहे हैं, तो लेफ्ट से दूसरा, राइट से तीसरा, उस आदमी का पोजीशन 2 बार गिनती हो गया, 2 बार गिनती हो गया। इसीलिए हमारा सम ऑफ पोजीशन हमेशा टोटल नंबर ऑफ पीपल से एक ज्यादा आ रहा है। इस पर्टिकुलर रैंकिंग टेस्ट में स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ यही कॉन्सेप्ट रहता है, सिर्फ और सिर्फ यही कॉन्सेप्ट। क्या ये चीज क्लियर है? तो अब अगर हम उस सवाल की तरफ जाए जहां पे मैंने पूछा था कि अगर अर्णव का लेफ्ट से पोजीशन है 5 और राइट से पोजीशन है 8, तो टोटल नंबर ऑफ पीपल कितना हो जाएगा बताओ? अब सबको जल्दी से मुझे चैट में आंसर बता दो, टोटल नंबर ऑफ पीपल कितना होगा फिर? करेक्ट? तो निहारिका, पूर्वा, तनिष्क, आकाश, कंगना, अंशु, शुभम, विवेक, शानवी, नैन्सी, रिया, अंकित, करेक्ट है आप लोगों का आंसर। दिव्यांशु गलत है, दिव्यांशु किशोर गलत है, प्रेरणा गलत है, आर्या करेक्ट, मिष्टी करेक्ट, दिव्यांशु गलत। अभी तो मैंने समझाया ना स्टूडेंट्स, हमने क्या पाया यहाँ पे? सम ऑफ पोजीशंस हमेशा नंबर ऑफ पीपल से एक ज्यादा है। सम ऑफ पोजीशंस हमेशा नंबर ऑफ पीपल से एक ज्यादा है। तो यहां से तो यही ना पता चला कि सम में से, यहां तो यही ना पता चला कि सम ऑफ पोजीशंस में से अगर हम एक माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा? एक माइनस कर देंगे तो हमको मिलेगा नंबर ऑफ पीपल। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यहाँ पे अगर आप देखो तो अर्णव का मैंने पोजीशन दिया है लेफ्ट से भी और राइट से भी, तो मेरे पास अर्णव का सम ऑफ पोजीशन है और मुझे ये जानना है कि उस रो में कितने लोग खड़े थे। तो मेरा जो टोटल नंबर ऑफ पीपल यहाँ पे निकलेगा वो तो सम ऑफ पोजीशंस में से एक कम करके निकलेगा ना। जिन लोगों का आंसर 12 नहीं आ रहा है वो लोग ध्यान से सुने, हमको सम ऑफ पोजीशंस करके उसमें से एक कम करना पड़ेगा। तो 13 - 1 कितना हो जाएगा? 13 - 1 हो जाएगा 12। इस क्वेश्चन का आंसर 12 होगा। आई बात समझ में? प्रेरणा, दिव्यांशु,
क्या ये चीज क्लियर है? ओके, तो पहले इस क्वेश्चन को पहले स्किप करता हूं, पहले मैं थोड़ा सा आसान क्वेश्चन पे आता हूं। हाँ, जल्दी से पहले ये बताइएगा, 30 सेकेंड दूंगा पोल में खाली। Right. 30 सेकेंड्स तो पार हो चुके हैं। चलो, पोल एंड कर दिया हूं, रिजल्ट दिखा रहा हूं। तो आपको दिख रहा होगा रिजल्ट में कि 44% लोगों का ऑप्शन 3 कहना है, 31% लोगों का ऑप्शन 4 कहना है। तो चलो देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पे बोला है कि नितिन नितिन का जो रैंक है, नितिन नितिन का रैंक है 18 और क्लास में है 49 बच्चे। तो पूछा ये गया है कि उसका रैंक आखिर से कितना होगा। तो मैं ये कह सकता हूं, रैंक फ्रॉम स्टार्ट, रैंक फ्रॉम स्टार्ट प्लस रैंक फ्रॉम लास्ट। ऊपर से रैंक प्लस नीचे से रैंक, इन दोनों रैंक्स का जो पोजीशन होगा, इन दोनों रैंक्स का जो सम होगा, ये आपका 49 से एक ज्यादा होगा कि नहीं होगा। पीछे वाला कॉन्सेप्ट, सम ऑफ पोजीशंस इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लस वन, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लस वन। तो यहां से उसका आगे से रैंक था 18, तो 18 प्लस इसको मान लो x, तो 18 प्लस एक्स इज इक्वल टू 50। तो यहां से x का वैल्यू तो 32 निकल कर आएगा ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर 32 होगा। अगर 49 बच्चे हैं तो सम ऑफ पोजीशंस 50 होना चाहिए। एक जगह से पोजीशन अगर 18 है तो दूसरे जगह से पोजीशन 32 होना चाहिए। ठीक है, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन है। पैंतालीस सेकेंड पे एंड करूंगा। 25 लोग क्लास में, उनमें से 18 लोगों ने मार्क कर दिया है। 45 पे एंड हो रहा है। डन। इस बार बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, वेरी गुड। तो देखिए, 21 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, उन 21 में से 14 लोगों का कहना है ऑप्शन 2। तो चलो देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि एक लड़का है, उस लड़के का लेफ्ट से भी पोजीशन कितना है, 19th, और राइट से भी पोजीशन कितना है, 19th। तो पूछा ये गया है कि क्लास में कितने बॉयज होंगे। अब यही फंडा चलेगा कि सम ऑफ पोजीशंस इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लस वन। ठीक है, तो सम ऑफ पोजीशन यहाँ पे कितना हो जाएगा, 19 प्लस 19 38 हो जाएगा ना। और उसमें से वन कम कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये आपका कितना हो जाएगा फिर, 37 हो जाएगा इसका आंसर। कौन सी चीज रोशनी वापस बतानी है? अभी तो बताना शुरू किया था, आपका मैसेज उससे पहले आ गया।
क्लास में यहाँ कह रहा है कि एक लड़का है जिसका लेफ्ट से और राइट से दोनों जगह से, लेफ्ट से और राइट से दोनों जगह से पोजीशन 19 है। तो आखिर फिर उस क्लास में कितने लड़के हैं? तो अगर लेफ्ट से भी पोजीशन 19 है, राइट से भी पोजीशन 19 है, और मैंने एक ही फॉर्मूला बताया है कि सम ऑफ पोजीशन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लस 1, तो उसको यूज नहीं करना आ रहा है क्या? एक क्वेश्चन मैंने पहले बताया, फिर एक और क्वेश्चन बताया, ये तीसरा क्वेश्चन चल रहा है। थोड़ा सा अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड रखो। एक ही फॉर्मूला बताया मैंने, सम ऑफ पोजीशन, लेफ्ट से और राइट से जो पोजीशन आएगा उनको ऐड करोगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से हमेशा एक ज्यादा होगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अरे तो सेम क्वेश्चन ही आ गया, ये तो सेम क्वेश्चन ही आ गया। चलो, इसमें भी किसी ने फिर गलत किया है। चलिए नेक्स्ट। सबसे पहले ओएच दिखाएगा, ओके। रिजल्ट शेयर कर रहा हूं। आप देख सकते हो 17 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, 17 में से 10 लोगों का कहना है ऑप्शन 3। ठीक है, तो देखिए इस केस में यहां पे कह रहा है कि अन्नू की जो रैंक है वो है 7th। अन्नू की जो रैंक है वो है 7th, ऊपर से 7th है। और विनय की जो रैंक है वो ऊपर से आ रही है 11th। ठीक है, अनु की रैंक ऊपर से 7th है, विनय की ऊपर से रैंक 11th है। और पूछा ये जा रहा है कि इनका पीछे से रैंक कितना होगा, क्लास के बॉटम से रैंक कितना होगा। तो देखो यार, चाहे हम लेफ्ट टू राइट देखें, मतलब एक रो में लोग खड़े हो, या फिर मार्क्स के बेसिस पे देखना है। अब मान लो कि क्लास में अगर 6 लोग हैं, क्लास में अगर 6 लोग हैं, मतलब और हमने उनका स्कोर देखा, तो स्कोर के बेसिस पे 6 के 6 को रैंक दिया है। तो जिसने टॉप किया होगा अपने हाईएस्ट मार्क्स के बेसिस पे, अगर आप उसका रैंक एकदम आखिर से देखोगे तो आखिर से उसका रैंक कितना होगा। अगर हम एकदम बॉटम से देखेंगे, 6th होगा कि नहीं होगा। अगर 6 लोग हैं क्लास में और उसमें जो टॉप कर रहा है अपने हाईएस्ट मार्क्स के बेसिस पे, अगर हम उसका रैंक एकदम एंड से देखेंगे तो उसका रैंक होगा 6। तो टॉप से था 1, एंड से था 6, 1 + 6 हुआ 7, सम ऑफ पोजिशन आया 7, लेकिन बच्चे कितने थे क्लास में? 6। तो हमेशा आपका सम ऑफ पोजिशंस कितना आएगा? एक ज्यादा आएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से। तो यहाँ पे हमको अनु का ऊपर से रैंक दिख रहा है 7th, विनय का ऊपर से रैंक दिख रहा है 11th, टोटल क्लास में स्टूडेंट्स है 31। तो अनु का, अगर सिर्फ अनु की बात की जाए, तो अनु का अगर हम स्टार्टिंग से और एंडिंग से पोजीशंस को ऐड करें तो वो हमेशा कितना होना चाहिए? 31 से एक ज्यादा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से एक ज्यादा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, राइट? तो यहां से x की वैल्यू कितनी निकलेगी? 7 प्लस एक्स इज इक्वल टू 32। तो x का वैल्यू हो जाएगा 32 माइनस 7, जो कि निकल कर आएगा 25, जो कि निकल कर आएगा 25। ठीक उसी तरीके से अगर हम विनय के लिए कैलकुलेट करें, तो विनय का आगे से पोजीशन आ रहा है 11, पीछे से पोजीशन को y मान लो, तो 11 प्लस वाई कितना होगा? 31 प्लस 1 होगा कि नहीं? बिकॉज विनय के केस में भी अगर हम उसके दोनों पोजीशंस का सम करेंगे, तो वो आपके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से एक ज्यादा ही होना चाहिए। ठीक है, तो 30 उस हिसाब से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? y की वैल्यू आ जाएगी 32 माइनस 11। तो 32 माइनस 11 कितना हो गया? 21। तो अनु का पोजीशन 21, अनु का पोजीशन 25, विनय का पोजीशन 21। सो ऑप्शन सी बिकम्स द आंसर। ऑप्शन सी बिकम्स द आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन नाउ। यस और नो? नेक्स्ट, ये तो आसान सा हो गया। फटाफट 30 सेकेंड्स के अंदर इसका आंसर बताइए सब कोई। 30 सेकेंड्स मैक्स। चलिए एंड करता हूं। यहाँ पे भी लोगों ने गलती की, फिर से वही गलती हो रही है बार बार। आई एम अशेम्ड। 20 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, 20 में से 12 लोगों ने ऑप्शन 4 मार्क किया है। क्या है सवाल? सवाल है कि क्लास में 42 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से मयंक की रैंक पीछे से 16th है, तो आगे से कितनी होगी? तो आगे से रैंक को x मान लेते हैं, पीछे से रैंक 16 है, तो x प्लस 16 उसका सम ऑफ पोजीशंस हो जाएगा, और सम ऑफ पोजीशंस हमेशा नंबर ऑफ स्टूडेंट से एक ज्यादा होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 43 माइनस 16। ठीक है, तो 37 माइनस 10 27। तो ये आपका ऑप्शन डी आंसर हो गया। मतलब सेम फॉर्मूले के ऊपर छठा क्वेश्चन चल रहा है, और उसके बाद भी 20 में से 12 लोग सही कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। आपके लिए अलग एनटीएससी का एग्जाम होगा फिर। चलो अब आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1 बचा हुआ था, तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देख लिया जाए। चलो अब क्वेश्चन नंबर 1 को करो सब, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। सो 1 मिनट 15 सेकेंड हो गया, 1.5 मिनट पे एंड करना होगा मुझे। डन।
चलो रिजल्ट देखिए। तो 12 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें से 9 लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन 1। तो चलो समझते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है इन अ रो ऑफ बॉयज ए इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट। एक एक रो में बॉयज खड़े थे, जिसमें कि ए का जो पोजीशन है वो लेफ्ट से 10वें पे है, और बी जो है वो राइट से 9th पोजीशन पे है। अब ए और बी ने अपना पोजीशन इंटरचेंज कर लिया। इंटरचेंज करने का मतलब क्या हुआ कि ए के जगह पे आया बी, बी के जगह पे आया ए। तो अब अगर हम बात करें कि अब अगर हम बात करें ए का, तो पोजीशन इंटरचेंज करने के बाद, आफ्टर इंटरचेंज, आफ्टर इंटरचेंज ए जो है वो बी के पोजीशन पे आ जाएगा। तो हम बोलेंगे ए इज 9th फ्रॉम राइट, ए इज 9th फ्रॉम राइट। लेकिन यहां पे ये भी दिया हुआ है कि ए इज 15th फ्रॉम लेफ्ट, है कि नहीं। इंटरचेंज करने के बाद जब वो बी के पोजीशन पे आ जाएगा, तो राइट से वो 9th पोजीशन पे होगा। लेकिन क्वेश्चन में और ये भी दे रखा है कि इंटरचेंज करने के बाद ए जो होगा वो लेफ्ट से 15th पोजीशन पे होगा। तो यहां से हम ये कह सकते हैं देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ बॉयज जो होंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉयज जो होंगे वो ए के पोजीशंस को सम करो 9 + 15, और उसमें से 1 घटा दो, है कि नहीं। ए के पोजीशंस को ऐड करो और उसमें से 1 घटा दो, तो 24 - 1 आ जाएगा 23। राइट, आया समझ में क्या सबको? क्या कोई दिक्कत हो रही है बताइए। पहले ए लेफ्ट पे था, 10 लेफ्ट से 10वें पोजीशन पे था, एंड बी राइट से 9th पोजीशन पे था। उसके बाद ए और बी ने अपने पोजीशंस को इंटरचेंज किया, जिसके कारण अब ए राइट से 9th पे होगा। लेकिन सवाल में सेकेंड लाइन के एंड में ये भी बोला हुआ है कि इंटरचेंज करने के बाद ए जो है वो लेफ्ट से 15th पे आ गया। तो अब कहने के लिए हमारे पास दो पोजीशंस आ गए ए के, एक आ गया राइट से 9th और एक आ गया लेफ्ट से 15th। अब क्योंकि सम ऑफ पोजीशंस हमेशा आपका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से एक ज्यादा होता है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज यहाँ पे आ जाएगा आपका 24 - 1 23। और ना थोड़ा सा देखो, यहाँ पे बी की जरूरत नहीं पड़ी ना, ए से काम बन गया। पिछले पिछले वाले क्वेश्चन में जहाँ पे दो लोग थे, तो वहां पे हमसे दोनों का अलग अलग पोजीशन पूछा था। यहाँ पे हमसे दो अलग अलग सवाल नहीं पूछा है, हमसे एक ही सवाल पूछा हुआ है। ठीक है। चलिए, तो अब 7th नंबर क्वेश्चन, पोल को रीलॉन्च कर रहा हूं।
चलिए स्टूडेंट्स 1.5 मिनट हो रहा है, यहीं पे एंड कर रहा हूं मैं। सो 13 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, 13 में से 6 लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन 2। मैक्सिमम लोगों का ऑप्शन 2 कहना है। तो देखिए सवाल कह रहा है इन अ रो ऑफ बॉयज ए इज 13th फ्रॉम द लेफ्ट। तो ए का जो पोजीशन है वो 13th फ्रॉम लेफ्ट है, 13th फ्रॉम लेफ्ट है। और डी का जो पोजीशन है वो 17th फ्रॉम राइट है, 17 फ्रॉम राइट है। उसके बाद कह रहा है कि इफ इन दिस रो ए इज 11th फ्रॉम राइट, मतलब ए का अब हमको राइट से भी इंफॉर्मेशन दिया है, कितना 11th। ए का राइट से इंफॉर्मेशन दिया है 11th। तो पूछा ये है कि डी का पोजीशन कितना होगा लेफ्ट से। तो डी का पोजीशन लेफ्ट से कितना होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं यहां से टोटल नंबर ऑफ पीपल निकालने की कोशिश करूं, यहां से मैं टोटल नंबर ऑफ पीपल निकालने की कोशिश करूं, टोटल टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल निकालने की कोशिश करूं, तो वो कितना आ रहा है, वो आएगा 13। देखो ए का लेफ्ट से भी पोजीशन दिया हुआ है एंड राइट से भी पोजीशन दिया हुआ है। तो लेफ्ट से राइट 13 + 11 हो गया 24। 24 में से एक कम करेंगे तो बनेगा 23, है ना। 24 में से एक कम करेंगे तो बनेगा 23। तो 23 लोग यहां दिख रहे हैं। अब ठीक उसी तरीके से अगर मैं ये मान के चलूं कि डी का जो पोजीशन था लेफ्ट से वो था एक्स और राइट से पोजीशन दिया हुआ है 17, तो 17 + x ये आपका सम ऑफ पोजीशन हो गया। और सम ऑफ पोजीशन आपका टोटल नंबर ऑफ पीपल से हमेशा एक ज्यादा होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ पीपल हम लोग ए के हेल्प से निकाल लिए, तो यहां से एक्स की वैल्यू निकाल पाएंगे। 24 - 17 आ जाएगा 7। तो इस हिसाब से ये हो जाना चाहिए ऑप्शन बी। ओके, पूरा प्रोसेस रिपीट किया हूं। पहले रेड कलर से जो चीजें हैं वो पहले लाइन में दी हुई थी कि ए लेफ्ट से 13th पे है एंड डी राइट से 17th पे है। उसके बाद कहा गया है कि ए जो है राइट से 11th पे है। तो इससे हमको ये पता चल गया कि ए की जो पोजीशन है लेफ्ट से भी दी हुई है और राइट से भी दी हुई है। इसका ये फायदा होगा कि उस रो में कितने लड़के खड़े हैं आप बता सकते हो। सम ऑफ पोजीशंस -1, तो 13 + 11 हुआ 24, 24 - 1 हो गया 23। अब ये कह रहा है कि डी का अगर पोजीशन उसी रो में 17 है राइट से, तो लेफ्ट से कौन से पोजीशन पे खड़ा होगा। तो 17 प्लस लेफ्ट से पोजीशन को x मान लो, तो 17 + x जो होगा आपका टोटल नंबर ऑफ पीपल से एक ज्यादा होगा। तो 17 + x = 23 + 1 करके यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि आएगा 7। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को भी। हार्नव बोलो। हेलो सर, कह रहे हैं कि जैसे हम 13 + 17 कर दिए थे, तो सर एक आदमी के लिए जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसको उसी के लिए क्वेश्चन बनाना है, दूसरे आदमी का उसमें नहीं। ऑब्वियस सी बात है, ये तो कॉमन सेंस वाली चीज है। आपकी रैंक को ही देखेंगे ना। अब आपकी रैंक दी हुई है आगे से 13, और मान लो कि ये साहिल की रैंक दी हुई है आगे से 15, तो हम 13 + 15 करके थोड़ी ना बोलेंगे कि टोटल लोग 27 होंगे। आप और साहिल कहाँ खड़े हो नहीं खड़े हो इसके बारे में थोड़ी पता है। जब आपकी पोजीशन लेफ्ट और राइट से दी हुई है तभी हम ये लॉजिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चंस बचे हैं, फिर एंड करेंगे सेशन को।
कार्बन की जगह पे सल्फर। चलिए 1.5 मिनट हो गया टाइम। बहुत मिक्स रिस्पॉन्स आया है। ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 के बीच में 33% लोग कंफ्यूज है। ओके, देखिए दिया गया है कि एक रो में 30 लड़के खड़े हैं, जिसमें से आर की जो पोजीशन है वो राइट से चौथी है। तो आर जो है 4th फ्रॉम राइट, और जो डब्लू है उसकी पोजीशन दी हुई है 10th फ्रॉम लेफ्ट, 10th फ्रॉम लेफ्ट। तो पूछा ये है कि आर और डब्लू के बीच में कितने लोग हैं। तो अभी ये बताना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन अगर हमको ये पता चल जाए कि दोनों का एक ही साइड से कौन सा पोजीशन है तो काम आसान हो जाएगा हमारे लिए। ये बोलना फिर आसान हो जाएगा अगर हमको दोनों का पोजीशन पता हो, लेफ्ट से या राइट से। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि एक रो में 30 लोग हैं, तो आर की जो पोजीशन होगी, आर की जो पोजीशन होगी उन दोनों पोजीशन का सम तो 31 होना चाहिए, 31 होना चाहिए। तो 31 में से 4 को माइनस कर दिया, 31 में से 4 को माइनस कर दिया तो कितना आया 27। मतलब कि आर की जो पोजीशन होगी वो लेफ्ट से होगी 27वें पोजीशन पे। तो अब इस क्वेश्चन को जरा अच्छे से समझो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये सिचुएशन कैसा है, इस सिचुएशन में डब्लू जो है, मान लो यहाँ पे पहला स्टूडेंट है, यहाँ पे फर्स्ट कोई है, फर्स्ट, और यहाँ पे कौन होगा, यहाँ पे 30वां पोजीशन पे कोई होगा, 30th पोजीशन पे। ओके, अब इसमें हमको देखने को मिला कि जो आर है वो डब्लू जो है, डब्लू वो 10th पोजीशन पे है लेफ्ट से, और आर जो है वो 27वें पोजीशन पे है, वो 27वें पोजीशन पे है। यहां तक समझ में आया क्या? हमने क्या किया है, हमारे पास आर का पोजीशन दिया था राइट से, हमारे पास डब्लू का पोजीशन दिया था लेफ्ट से, और हमसे ये पूछा था आर और डब्लू के बीच में कितने लोग हैं। तो मैंने बोला कि आर और डब्लू के बीच में कितने लोग हैं ये आप तभी अच्छे से बता सकते हो जब आपके पास उन दोनों का पोजीशन एक ही डायरेक्शन से या एक ही एंड से मिले। तो या तो आप दोनों का पोजीशन लेफ्ट से निकाल लीजिए या दोनों का पोजीशन राइट से निकाल लीजिए। तो मैंने आर का जो पोजीशन है उसको लेफ्ट से कैलकुलेट किया तो वो आया 27वां पोजीशन, ठीक है। और डब्लू जो है लेफ्ट से 10वें पोजीशन पे था। फिर मैंने नीचे एक लाइन बनाई है जिसमें मैंने माना कि उसी रो में बच्चे खड़े हैं, बॉयज खड़े हैं, जिसमें कि फर्स्ट पोजीशन पे कोई बॉय होगा एंड 30वें पोजीशन पे कोई होगा। अब उसी के बीच में डब्लू आएगा और आर आएगा। डब्लू का लेफ्ट से है 10वें पोजीशन पे और आर का है 27वें पोजीशन पे। तो अब हमसे ये पूछा गया है कि डब्लू और आर के बीच में कितने लोग होंगे। तो यहाँ पे आप जो फॉर्मूला यूज करोगे, इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है जानते हो? ये जो डाउट होगा, तो इसमें जो हमारे पास पोजीशन है ABCDE, इसको अच्छे से समझो। ये देखो, ए का लेफ्ट से कितना पोजीशन है, सेकंड। डी का लेफ्ट से कितना पोजीशन है, फोर्थ। तो अगर मैं 4 - 2 करूंगा, 4 - 2 करूंगा तो मुझे कितना मिल रहा है, 4 - 2 करूंगा तो 2 मिल रहा है। लेकिन उस वहां पे कितने लोग हैं, वहां पे एक लोग हैं। क्या कहना चाहता हूं मैं, बी और डी का पोजीशन मुझे दिया है लेफ्ट से, दूसरा और चौथा। तो मैं अगर उनके सिर्फ पोजीशन को माइनस करूं
सिर्फ पोजीशन को माइनस करूं तो मुझे मिल रहा है 2, लेकिन मैं देख रहा हूं कि उनके बीच में लेकिन 2 लोग नहीं है, उनके बीच में कितने, 1 है। तो इससे हम ये हिंट ले रहे हैं कि हम दोनों के पोजीशन को माइनस करेंगे, है ना, पोजीशन ऑफ डी माइनस पोजीशन ऑफ बी, खाली इतना अगर हम करेंगे तो हमारा काम नहीं बनेगा। इसमें से फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें से मुझे 1 माइनस करना पड़ जाएगा, ठीक है, इसमें से फिर से मुझे 1 माइनस करना पड़ जाएगा। आप इसको इससे भी देख सकते हो कि अगर मैंने सिंपल सी चीज ली है ए बी सी, तो ए का जो लेफ्ट से पोजीशन है वो सेकंड है, सी का जो लेफ्ट से पोजीशन है वो थर्ड है। अगर हम थर्ड माइनस सेकंड करें तो 1 आ रहा है, लेकिन बी और सी के बीच में कितने लोग हैं, बी और सी के बीच में है एक भी नहीं। तो बेसिकली ऐसे केसेस में भी आप क्या करोगे, सम ऑफ पोजीशंस को माइनस करोगे और उसमें से एक और -1 करेंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज बिटवीन W एंड R विल बी इक्वल टू R का पोजीशन लेफ्ट से माइनस W का पोजीशन लेफ्ट से, दोनों के पोजीशंस को माइनस किया और उसमें से भी आपको 1 माइनस करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप अगर सिर्फ दोनों के पोजीशंस को माइनस करोगे तो 17 आ रहा है, जो कि ऑप्शन में हमेशा प्रेजेंट रहेगा। लेकिन इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर 17 नहीं होगा, इसका आंसर होगा 16। मैंने आप लोगों को इसके लिए कैसे समझाने की कोशिश की, मैंने बोला कि छोड़ दो, 30 लोगों को मत देखो। मैंने लेफ्ट में एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, ए बी सी डी ई 5 लोग थे, जिसमें से बी की पोजीशन थी सेकंड फ्रॉम लेफ्ट और डी की पोजीशन थी फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट। तो अगर आप इनके पोजीशंस को माइनस करते हो, डी के पोजीशन और बी के पोजीशन को माइनस करते हो, तो हमको मिला 2, लेकिन उनके बीच में कितने लोग थे, उनके बीच में सिर्फ एक लोग था, सिर्फ एक आदमी था। तो इससे हमको एक छोटा सा हिंट मिला कि अगर हम 2 आदमी के पोजीशंस को माइनस करेंगे तो शायद उनके बीच में जो लोग हैं वो उनके डिफरेंस ऑफ पोजीशन से एक कम आएंगे। और उसको कंफर्म करने के लिए मैंने नीचे एक और एग्जांपल दिया, एबीसी 3 लोगों वाला, जिसमें मैंने बी का पोजीशन देख रहा है दूसरा है, सी का पोजीशन तीसरा है। अब अगर मैं बी और सी के बीच में कितने लोग हैं ये निकालना चाहता हूं, तो हमको यहां तो डायरेक्टली दिख रहा है कि बी और सी के बीच में तो कोई नहीं है, लेकिन अगर हम दोनों के पोजीशन को माइनस करें, डी 3 - 2, तो 3 - 2 कितना आ रहा है, 1 आ रहा है ना, 3 - 2 आ रहा है 1। अब 1 जो है वो तो डिफरेंस ऑफ पोजीशन आया, लेकिन क्या उनके बीच में एक आदमी है, उनके बीच में एक आदमी नहीं है। तो इससे हमको ये जानने को मिला कि हमको उनके पोजीशंस को माइनस करके उसमें से भी एक कम करना पड़ेगा। और उसी लॉजिक को मैंने यूज किया यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए अपना आंसर। W जो है वो लेफ्ट से 10वें पोजीशन पे था और R जो है वो लेफ्ट से 27वें पोजीशन पे है। तो मैंने जब दोनों के पोजीशंस को माइनस किया, 27 - 10, उसमें से भी जब एक कम करूंगा तब उनके बीच में कितने लोग हैं हम ये बता पाएंगे। तो इस हिसाब से मेरे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 16। क्या ये लॉजिक आप सबको क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। अभी तक 7 क्वेश्चन में एक ही फॉर्मूला लग रहा था, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग फॉर्मूले जैसा केस आप कह सकते हो आया है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन और बच गए हैं, 5:30 हो रहा है। मैं यहीं पे अभी अपनी क्लास को एंड करता हूँ। क्लास एंड होते ही मैं आपके एनटीएसी वाले ग्रुप पे इसका ये फाइल भेज देता हूँ, नोट्स वाली वीडियो थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगी। आप बाकी 2 क्वेश्चंस को ट्राई करना, आंसर भी प्रेजेंट है। अगर आपको दिक्कत हुई तो आप ग्रुप पे, वही एनटीएसी वाली ग्रुप पे पूछना, मैं आपको सॉल्यूशन सेंड करूंगा, ठीक है, कि कैसे वो आंसर आया है। क्लियर? नेक्स्ट वीक जो हमारी क्लास होगी उसमें अब हम नंबर सीरीज के क्वेश्चन वगैरह करेंगे। नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर, सब एक ही टाइप ऑफ क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो ये हम नेक्स्ट एनटीएसी वाली क्लास में करेंगे। रूटीन आप लोगों को आज या कल मिल जाएगा। ओके, तो यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।